नमस्कार दोस्तों। आज की लैंडिंग में हम लोग जानने वाले हैं एक नेटवर्क सर्विस जो देती है, मोबाइल नेटवर्क की बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया। इसको आइडिया वोडाफोन कहिए या वोडाफोन आइडिया कहे, तो इसी पर चर्चा करते हैं क्योंकि ये कंपनी ऑलमोस्ट पता है ना, इस कंपनी में गवर्नमेंट ने अपनी काफ़ी बड़ी स्टेक लगा रखी है। जब मार्केट क्रैश हुआ था इसको लेकर के, उसके बाद मार्केट की लगातार पोटेंशियल बढ़ती नजर आती है, जहाँ पे एक साल में देखने को मिला जो इसके स्टॉक में करीब करीब 118% की जंप करती नजर आई। ऐसे पिछले 6 महीने के चार्ट को देखो तब भी करीब थोड़ा सा हल्का जंप था, लेकिन ये थोड़ा सा गिरावट भी था। तो एक पोजिशनल कई बार कुछ टाइम फ्रेम में कई बार अच्छी देखने को मिलती है, कई बार बड़ी मोमेंटल देखने को मिलती है। ऐसे पिछले 5 साल के चार्ट को देखें तो पिछले 5 साल में भी करीब 52% की जंप कर चुकी है, नियर अबाउट द सेम। तो चलिए आज इस स्टॉक पर जानने का प्रयास करते हैं, क्या करती है स्टॉक के बारे में और क्या कहना चाहती है। क्या इसका पोटेंशियल लगातार बनती है या बिगड़ती नजर आती है चार्ट बेसिस पे। चार्ट देखने से हमें लगती है कि जब खास के 4 जून के बाद के में बात कर रहा हूँ, तो मार्केट एक पोटेंशियल बनी थी। यहाँ से पोटेंशियल बनाने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऑफसेट होती रहे नजर आ रही है, जहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि बात इस बजट में और कुछ हो सकता है मार्केट को लेकर के, जहाँ से और क्या हो सकता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। आखिर स्टॉक क्या दर्शाती है इसकी बिजनेस मॉडल के बारे में, जहाँ कंपनी के साथ साथ सीधे सीधे कहती है। एनएससी की वेबसाइट पर जब जब भी जाएंगे तो निकलती है। पिछले 8 क्वार्टर से अर्थात 2 साल से लगातार कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी रही है। और लॉस मेकिंग आज से नहीं है, बहुत पहले से लॉस मेकिंग रही है, तब भी मार्केट इसके पीछे पीछे भागती नजर आती है। अब इसका लेटेस्ट अपडेट भी कुछ आया था सेंटीमेंटल की तरफ देखा तो कहती है कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज की बात करती है, जो कि शायद डिवेंचर वगैरह होगा उसके बारे में करती नजर आती है। और एजीएम की बात करती नजर आती है। तो चलिए 10 जुलाई के एजीएम की होल्ड हुई थी, उसके बाद में तो भी एजीएम नहीं एजीएम हुई थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हुई थी। अब क्या निकल के आया इसको लेकर के, जहां पे लगातार स्टॉक ने ईजीएम के बाद क्या हुआ मार्केट को पिछले 5 दिन में मार्केट एक गिरती हुई मार्केट फिर से चलने चालू इस फिलहाल 5 दिन का ट्रेंड क्या बनता नजर आता है। जो गिरावट थी वो गिरावट दोबारा स्विंग से चलना चालू करती है। तो चलिए थोड़ा सा स्टेप को लेने का प्रयास करते हैं। करंट मार्केट के प्राइस को छोड़ देते हैं, करीब 16-17 रुपए के आसपास प्राइस है। ये मैं इसको कहता हूँ फ्लाइंग्स और इन द फंडामेंटल। ये फ्लाइंग प्राइस है, फ्लाइंग प्राइस डिपेंड ऑन द फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है बिजनेस मॉडल। जब बिजनेस मॉडल में हमने देखा कि कंपनी लगातार 2 साल से क्या में है, नुकसान में चलती नजर आती है, लेकिन इस गवर्नमेंट का एक बड़ा सा स्टॉक लगा हुआ है, स्टेक लगा हुआ है, जो देखने को आई थी। और जबकि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की खुद की कंपनी जिसका नाम है एमटीएनएल बीएसएनएल, वो उसका तो कामकाज चलता नहीं है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ स्टेक लगा के रखा है, अच्छा उसको जी बचाने के लिए, जहाँ पे कई बार होता है ना कुछ बचाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अपने वहाँ अपनी साख तो बचा नहीं पा रहे हैं, और इनकी साख बचाने के लिए अपने अपनी स्टेक यहाँ पे लगाती नजर आई है। तो चलिए अब उसको पहले एक ने उसी पे वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये मैं कोई गलत डेटा ना बोलूँ। इसके लिए देखा जाए तो कंपनी ने यहाँ पे करीब 33% तक का पोजीशन होल्ड किया था। बाद में धीरे धीरे 2023 के अंदर की बात है, बाद में धीरे धीरे कंपनी ने अपनी पोजीशन को हल्का फुल्का करके कम करती गई, और मई में आकर के इनकी पोजीशन हो गई करीब करीब 23% के आसपास, अर्थात उन्होंने 10% अपनी पोजीशन को कम कर लिया। इतना ही नहीं, जब प्रमोटर्स की होल्डिंग भी काफी ज्यादा था, वो प्रमोटर्स होल्डिंग भी धीरे 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 कम होकर शिफ्ट होती गई कहाँ पे, पब्लिक के पास, और पब्लिक के पास बर्डन बनती गई। तो चलिए इसके और डिटेल स्टडी के लिए चलते हैं। तो कंपनी का बुक वैल्यू है निगेटिव में, 20 रुपए के आसपास निगेटिव है। इंटरेंसिक वैल्यू कोई बात नहीं, स्टॉक का भी कोई बात नहीं, डेट टू कुछ है नहीं, वहाँ पे डेट्स की कुछ बात नहीं। और अर्निंग पर शेयर करीब 6 रुपए के नुकसान में है, जबकि फेस वैल्यू क्या है इसका, 10 रुपए का। सोचिए 10 रुपए का फेस वैल्यू, बुक वैल्यू निगेटिव 20 रुपए का, इसका डबल का तो डबल से ज़्यादा का तो इसका निगेटिव बुक वैल्यू है। स्टॉक की प्राइस फिलहाल इसमें ट्रेड करती नजर आती है। इन्वेस्टर के पीक कहते हैं 66 के, प्रमोटर्स होल्डिंग क्या है, केवल 38% के आसपास बच गया है। बाकी इन्होंने पोजीशन को क्या किया, पब्लिक को बेच दिया। उसमें कुछ जो होल्डिंग थी वो गवर्नमेंट ने ले लिया, और गवर्नमेंट भी धीरे धीरे बेचती नजर आती है। कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया, इज द वन ऑफ द लीडिंग टेलीकॉम सर्विस। अब वन ऑफ द लीडिंग क्या कहते हैं, मार्केट में 4 तो कंपनी बची है। प्राइवेट की 3 कंपनियां, एक सरकारी कंपनियां। सरकारी कंपनी कुछ बोले वाली चलती नहीं है, और सरकारी जो प्राइवेट कंपनी है उसमें एक के अलावा कुछ दूसरे का कुछ शक बक नहीं चलता, उसको दबा के रखा रहता है। अब वो कुछ करेगा तो इन सबको मजबूरी में वो भी काम कदम उठाना पड़ता है। तो चलिए कहती है प्रोवाइडर इन द इंडिया इन द कंपनीज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द मोबिलिटी एंड द लॉन्ग डिस्टेंस सर्विसेज, ट्रेडिंग ऑफ द हैंडसेट एंड द डेटा डेटा कार्ड्स।
ये कब पता नहीं कौन डेटा कार्ड लेता है, मुझे लगता तो नहीं है। फिलहाल इसके मार्केट में कैसे कुछ इस तरह के चीज़ें चलती होगी, क्योंकि एक एक बड़ी इंडस्ट्री जिसको कैप्चर कर रखी है इस सेक्टर को लेकर के, जहाँ सबके सब नत 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 मस्तक है। चाहे वो मैं कहता हूँ सबके सब इस सेक्टर के अंदर नस मस्तक बैठे हुए हैं। यदि एक मजबूरी में दूसरे को काम करना होता है। पीयर्स में देखा तो पीयर्स में कौन है? भारती एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, टाटा टेली कम्युनिकेशन है, भारतीय हेक्साकॉम जो रिसेंटली लिस्टेड हुआ था, रेलटेल है, टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र है, नजारा टेक्नोलॉजी है। अब इसमें से किसका किसका कंपेयर करें? मुझे लगता है कि इसको कंपेयर करने की बेसिकली तीन ही कंपनी बची थी, भारतीय वोडाफोन हट, और एक जियो का तो वैसे है नहीं, तो उसको किससे कंपेयर करें? इसको एम टी एन एल से किया जा सकता है ऐड ऑन करके। लेकिन आवेदन यहाँ पे देखने को मिला कि 66% क्या 66 रुपये का ईपी निकल के पी निकल के आते हैं। इसके बेसिस पे डेट्स देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डेट्स किसके पास पड़ा हुआ है? इसके पास कोई डेट्स नहीं देखने को मिलता, ना डेट्स फ्री हो चुका है। तो चलिए इसको हम आगे प्रोसेस करने का प्रयास करते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहिए, जहाँ पे हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट कोई रिकमेंडेशन, विदाउट कोई एडवाइजरी को लेकर के। चलते हैं इसके क्वार्टरली डेटा में क्या क्या। क्वार्टरली डेटा में आती है जो कंपनी का नियर अबाउट द सेम ही रहा है, कोई बड़ा मोमेंटल देखने को नजर नहीं आई। जहाँ पे कंपनी की 10,000 करोड़ के आसपास का जो सेल्स है वो उसी के आसपास रहा, उसी के आसपास भटकती रही लगातार। मतलब कहते हैं ना रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन, तो सपोर्टिंग जोन इसका 9,005 9,000 मान लेते हैं, और सब और रेजिस्टेंस जोन इसका 10,000 10,500 11,000 मान लेते हैं। इसी आसपास में भटकती रही, लगातार इसी रेंज में कामकाज क्वार्टरली काम करती रही, मतलब क्वार्टरली में से कोई कोई ऐसा देखने को नजर नहीं आया। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में काफी इंक्रीज किया, करीब 41% तक की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करता है। तब भी कंपनी में क्या है, लगातार नुकसान का दायरा घटा नहीं बढ़ता नजर आता है। जहाँ पे 7600 करोड़ तक का नुकसान देखने को मिला कंपनी में। आखिर इनके पीछे क्या है, क्या किस वजह से नुकसान है? देखिए, नुकसान की एक वजह हो सकती है जहाँ पे इंटरेस्ट का बर्डन इनके पास लगातार बढ़ती है। ये कहती है इंटरेस्ट बर्डन इनके पास लगातार क्या हो रही है, लगातार बढ़ती नहीं रहती है, और नियर अबाउट द सेम 6,000 करोड़ के आसपास की इनकी लाइबिलिटीज बढ़ती है, जो कि लोन इंटरेस्ट का बर्डन बना हुआ है। ईयरली प्रॉफिट की तरफ देखा तो ईयरली प्रॉफिट कहती है नियर अबाउट द करीब करीब 42,000 करोड़ के आसपास, जो कि इससे पहले नियर अबाउट द सेम रहा। 42,000 करोड़, 38,000 करोड़, 41,000 करोड़, 44,000 करोड़, मतलब नियर अबाउट देखा जाए तो ये आसपास उसी के आसपास घूमती रही। उसमें बोर्ड द्वारा पुल बैक देखने को नजर नहीं आया, आप बहुत तरह गिरावट भी देखने को। तो जो कस्टमर है वो कस्टमर बना हुआ है, कस्टमर में कुछ फेरबदल होता है तो फिर कुछ नया अभी आ जाता है। अब इसका देखा जाए प्रॉफिटेबिलिटी, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 40% अच्छी है, 40% की मोमेंटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। लेकिन इनका जो इंटरेस्ट का बर्डन रहा वो क्या कहती है, वो लगातार बढ़ती नहीं रहती। देखेंगे तो लगातार जो कि 15,000 करोड़ था 20,000 करोड़ पर चली जाती है, 23,000 करोड़ 25,000 करोड़ पर चली गई। इसकी वजह से क्या हुआ, इनका नेट जो लॉस हुआ वो करीब 31,000 करोड़ का क्या हुआ, लॉस में चला गया। सोचिए, एक कंपनी, मैंने अभी रिसेंटली स्टडी किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के, 80,000 करोड़ का प्रॉफिट आता है सालाना, इनका 30,000 करोड़ का क्या होता है, नुकसान आता है। अब सोचिए उनके उस बिजनेस से कितना प्रॉफिट आता होगा, मुझे लगता है इतना तो आता ही होगा, नियर अबाउट उतना नहीं तो उससे कम आता होगा, हो सकता है, क्योंकि यहाँ से उनके तो मार्केट कैप्चरेशन कैप्चर करने का प्लान है ना चीज को लेकर के। इसकी वजह से क्या हुआ, नेट जो ईपीएस था वो निगेटिव आ गया, और यहाँ पे जो चारों के चारों इंडिकेटर दिखती है, हिस्टोरिकल इंडिकेटर, वो इसको सपोर्ट करती नजर नहीं आती। इसके लिए ये दिक्कत है यहाँ पे। अब आती है बैलेंस शीट फिगर को लेकर। बैलेंस शीट में क्या फिगर आउट है, यहाँ पे लगातार क्या हो रहा है, रिजर्व सरप्लस में क्या हो रही है, लगातार बढ़ती नहीं रहती, निगेटिव 1,54,000 करोड़ तक चला गया। इनका जो एक चीज और देखने को मिला, जहाँ पे क्या नजर आती है, जहाँ पे नजर आती है जो इनका लगातार शेयर कैपिटल बढ़ती नहीं रहती, मतलब हर चीज में देखें जहाँ पे था डिप्स था उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करते नजर आते हैं। इसके बाद जो बोरोइंग्स की पार्ट थी, बोरोइंग्स की पार्ट में क्या हुआ, बोरोइंग्स की पार्ट देखिए तो लगातार बढ़ती नजर आती है। अभी भी बोरोइंग्स बढ़ता नजर आता है, 237 से 243 हो जाता, 213 था, 2,01,000 था, 1,14,000 का था। इसके बावजूद देखा जाए तो अदर बोरोइंग्स में पड़े 45,000 करोड़ के आसपास। बाकी कंपनी में हमने देखा कि अदर बोरोइंग्स काफी ज्यादा, अदर लेफ्ट ज्यादा है, बोरोइंग्स के पार्ट को कम कर लेते हैं। ये भी एक सिचुएशन होती है बैलेंस शीट को सेटअप करने का। इसके बाद देखा जाए तो फिक्स एसेट्स क्या होती है, फिक्स एसेट्स कुछ बढ़ा है, फिक्स एसेट्स में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुआ पिछले साल से, नियर अबाउट द सेम रहा है। ये जितना 167 था
185 था, 87, 177 था, वो 156 पे आ गया, 156, 157 पे, मतलब फिक्स एसेट्स बिन के जाती नजर आती है। इसके बाद जो कैश वर्किंग कैपिटल था इनके पास, जो कि प्रोसेस था वो भी निकल हाथ से निकलती नजर आती है। और लास्ट टू लास्ट देखा जाए तो इनकी अदर लाइबिलिटीज, अदर जो एसेट्स है, अदर एसेट्स में कहते हैं हमारे पास जो ट्रेड रिसीवेबल्स का पार्ट है, ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या निकल के आती है, ट्रेड रिसीवेबल 2100 करोड़ का अभी भी मार्केट में फंसा हुआ पैसा इनका है। और वो पैसा 2100 करोड़ कब आता है, 2100 करोड़ का पैसा इनके पास आता है करीब 20 दिन में, चलिए अच्छी बात है। और ये 20 दिन में आता है 2100 करोड़ का, तो इसके साथ देखिए जो नियर अबाउट 42,000 करोड़ का था वो, और 2100 करोड़ का इनका क्या निकल के आती है, एक डिटेल्स निकल के आती है। और लॉस कितना है, 31,000 करोड़ का, क्योंकि इनका लोन का बर्डन काफी ज्यादा निकलने के मिला है। इसके बाद आते हैं हम रेशियो में, और रेशियो में देखें इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो कहती है 38% के आसपास प्रमोटर्स और 61%, 62% के आसपास की कहती है होल्डिंग इज पब्लिक के पास करती है। तो पब्लिक में क्या रिएक्ट करती है उससे पहले एक सेंटिमेंटल की तरफ देखने का प्रयास करें। क्या सेंटिमेंटल क्या कहता है, कहते हैं इंटीमेशन ऑफ द लिस्टिंग रेगुलेशन की बात करती है, और जो कि अभी 2 दिन पहले आया था, उससे पहले कन्वर्जन की बात करती है, उस पर एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं कन्वर्जन आखिर क्या किया। रिक्वेस्ट फॉर द एटीसी टेलीकॉम सर्व इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड फॉर द कंपनी टू द कन्वर्ट ऑप्शनल कन्वर्जन, जो कन्वर्टेबल डिवेंचर था उसको उन्होंने क्या किया, कन्वर्ट ऑफ सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया, तो उससे क्या होगा, जो डिवेंचर था वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये लेटेस्ट निकल के आए। तो लिस्टिंग एप्लीकेशन की बात करते नजर आए, जहाँ पे कहती कंपनी जो सबमिट द डिटेल ऑफ द ऑर्डर रिसिप्ट फॉर द कंपनी अंदर द सेंट्रल गुड्स एंड जीएसटी के हिसाब से ऑर्डर मिला था 2015, जो रूल्स रेगुलेशन इसमें हिसाब से उन्होंने क्या कहा उसमें था, कहती है हमारे पास एक ऑर्डर मिला है, कहते हैं ऑर्डर पास बाय द 74 जो कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, कंफर्मिंग पेनल्टी ऑफ द रुपीज 10 करोड़ 35 लाख के आसपास पेनल्टी लगाता है, टैक्स डिमांड एंड द इंटरेस्ट एज अप्लीकेबल से 11 जुलाई को इनके पास एक ये भी आती है। अब इनके पास क्या क्या सिचुएशन आती है जब ये पेनल्टी लगाती है या कि गुड्स का। और यहाँ पे क्या कहती है, कहाँ पे ज्वाइंट कमिश्नर हरिद्वार, हरिद्वार ने देहरादून वाले ब्रांच ने इसके ऊपर बनाया है, लगाया है पेनल्टी का प्रोविजन, और 10 करोड़ का पेनल्टी लगा दिया उसने। वो कहते हैं ना सीधे ठोक दो, इसने सीधे पेनल्टी वगैरह की ठोक दिया। चलिए अब आते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ देखने का प्रयास करते हैं। शेयर होल्डिंग में जहाँ पे देखने के प्रोमोटर्स में जो कि यूरो पैसिफिक सिक्योरिटीज आ गया, यहाँ पे 1% के आसपास होल्डिंग देखें, कितना 8% के आसपास की होल्डिंग यहाँ पे देखने को नजर आती है इसको लेकर के। दूसरी तरफ कहती है इसके बारे में तो जो नियर कितना 4% की होल्डिंग इसके पास है। फिर ग्रासिम इंडस्ट्रीज जो कि शायद बिरला ग्रुप्स की कंपनी है, उसमें 4% के आसपास होल्डिंग है। और वोडाफोन टेलीकॉम्स टेलीकॉम इंडिया लिमिटेड के पास भी 2% की होल्डिंग है। मतलब कुछ जान नहीं बचा है, प्रमोटर्स करके आ रहे हैं वो कुछ इसमें लगातार यही बचे हुए हैं कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को टेलीकॉम किसी तरह से जान बचा के चलते रहें। एफआई की तादाद करीब 12%, डीआई कुछ तादाद यहाँ पे बढ़ाई है, पहले से लगातार कुछ बढ़ाती नजर आती है। डीआई की क्या कुछ पोजीशन बनती है ऐसा है, या कुछ गवर्नमेंट की प्रेशर की वजह से यहाँ पे है, तो डीआई का कोई तादाद की नाम ही नहीं आता। इसके बाद जो एफआई की तादाद थी, एफआई की तादाद में यहाँ पे बढ़ोतरी हुआ है करीब 12% की बढ़ा। और पब्लिक के पास देखा जाए, पब्लिक में गवर्नमेंट की होल्डिंग में 10% की बिकवाली करता है, वो एफआई के पास शिफ्ट करती है लगता है। और पब्लिक के पास जो पोजीशन था वो भी करीब 14% से 20% के आसपास बनती नजर आती है। लेकिन पब्लिक के पास क्या हुआ, जो यहाँ पे एक पोजीशंस बनती नजर आ रही है। इसके बाद किसके पास है, एक एटीसी के पास था कभी, लेकिन यहाँ पे देखने को नजर नहीं आती। टोटल नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे करीब 45-46 लाख के आसपास की नंबर ऑफ शेयर हैं, शेयर होल्डर हैं। जहाँ पे रिटेल का तादाद क्या है, रिटेल की तादाद को देखें तो रिटेल की तादाद करते हैं जिनके 2 लाख से कम के इन्वेस्टेड हैं और ज़्यादा के इन्वेस्टेड हैं, उनकी तादाद करीब निकल के आती है इस स्टॉक को लेकर के। और 9-6-15 नियरली 16% के आसपास जो तादाद है टोटल कंपनी में, वो एक रिटेल में है, जो कि रिटेल में 2 लाख से कम की हो सकती है, 2 लाख से ज़्यादा का हो सकता है। दोनों की तादाद को मिला के बात कर रहा हूँ। इसके बाद देखा जाए इनकी पीयर्स कंपनी में कौन आता है यहाँ पे, तो पीयर्स कंपनी में कहता है यहाँ पे भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, इंडस टावर्स, जो कि टावर वाले टाटा टेलीकॉम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। हिस्टोरिकल डेटा देखें तो कहती है कंसोलिडेटेड डेटा में कहती है भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, इंडस, मतलब उसका तो कोई है ही नहीं। जियो का, तो जियो का जो है कलेक्टिव रिलायंस के अंदर आती है। तुमने इसको देखने का प्रयास किया। अब जिसके बाद क्या कहती है कंपनी के बारे में, जहाँ पे चार्ट लगातार लेकिन कि पिछले 5 साल में 52% जंप करती है और एक साल में
18% की जंप करती नजर आती है। फिलहाल क्या इसका सपोर्टिंग जोन ऐसा बनता नजर आता है, या फिर कुछ ऐसा गिरावट का माहौल देखने को मिलता है? देखिए, अभी यदि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता है तो गिरने वाली पोजीशन में कहाँ तक आ सकता है ये? वही आ सकता है जिस आसपास ये 6 जून के आसपास था। उसके बाद यदि उसकी रेजिस्टेंस का देखें तो रेजिस्टेंस इसका ये निकल के आता है फिलहाल के लिए 19 रुपये तक के आसपास, 20 रुपये तक के। इससे पहले का रेजिस्टेंस यदि देखें तो कुछ 20 रुपये तक गया था मार्केट, तो नहीं गया था। इससे पहले का जो रेजिस्टेंस था वो इसके आसपास था, नियर अबाउट देखा जाए तो इसके आसपास आके खड़ी हुई थी। प्राइस थी नियर अबाउट 18 के आसपास, 18-20 के आसपास नियर प्राइस। इसके बाद एक देखा जाए तो यहाँ पे लगातार प्राइस कई बार आती है, और ये जो फिलहाल जो प्राइसिंग देखने को मिलती है, इस प्राइस के आसपास देखा जा सकता है कि मार्केट क्या सस्टेन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। या आप देखिए इस प्राइस के आसपास ये मार्केट कई बार मोमेंटल लिया है, कई बार आई है, कई बार गई है, लेकिन यहाँ से गिरने का चांस थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे मार्केट सेंटिमेंटल के बेसिस पे भी अब रिजल्ट देखना वाला पड़ेगा, इसका जून का डेटा क्या कहती है, उसके बेसिस पे मार्केट जंप करती नजर आती है कि नहीं करती नजर आती है। ये भी एक चिंता की बात हो सकती है मार्केट को लेकर। हमने इसको समझने का प्रयास करें कि सेगमेंट वाइज कुछ डिटेल आती है तो हम इसको और देखने का प्रयास करें। तो सेगमेंट वाइज में कुछ रिजल्ट को देखें, सेगमेंट वाइज डिटेल कुछ ऐसा नहीं आता तो इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। और कुछ ऐसा चीज़ को लेके तो हम समझने का प्रयास किया इस कंपनी को लेकर के जिसका नाम था वोडाफोन आइडिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।